क्या करूं? मुझे तो कैसे भी करके अपने माता पिता की जान बचानी है। मेरे पास बहुत कम समय बचा है। इनकी बेटी नैना बहुत बुद्धिमान है। जिस तरह से उसने बाजार में चीज पहली में बताई थी, मुझे लगता है राजा के उन 3 सवालों का जवाब नैना ही दे पाएगी। अगर नैना ने उन तीनों सवालों के जवाब दे दिए तो मेरे माता पिता की जान बच जाएगी। लेकिन इसके लिए मुझे इन्हें सच्चाई बतानी होगी। बाबा, मैं नैना से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर मेरी वह शर्त पूरी होती है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। शर्त? कैसे शर्त? वहां पर नैना भी आ जाती है। फिर अभय बोलता है, माफ कर देना बाबा, मैंने आपसे झूठ बोला। मेरा नाम सुरेश नहीं, अभय है। और मैं कोई अनाथ नहीं, मेरे माता पिता हैं। मैं एक मंत्री का बेटा हूँ। और अभय सारी बातें उन दोनों को बता देता है। दोनों ये सारी बातें सुन बहुत चौंक जाते हैं। फिर नैना बोल पड़ती है, तुम मुझे वह सवाल बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वह तीनों सवाल नैना से पूछता है। ये सवाल सुन नैना के पिताजी का भी सर चकरा जाता है। वह बोलते हैं, यह तो बहुत अजीब सवाल है। ऐसे सवाल तो मैंने भी आज तक नहीं सुने। तुम्हारा राजा भी कितने अजीब है। उन्होंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ बहुत गलत किया है। मैं मजबूर हूँ बाबा, अब आप ही बताइए। एक तरफ मेरे माता पिता है जिनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में शादी कैसे कर सकता हूँ? मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगी। मुझे इन सभी सवालों के जवाब पता है। यह बात सुनकर अभय भी चौंक जाता है और बोलता है, क्या सच में? तुम सच कह रही हो? तुम इन सवालों के जवाब जानती हो? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं सभी सवालों के जवाब जानती हूँ, लेकिन मैं शादी के बाद ही इन सवालों के जवाब दे पाऊंगी, क्योंकि उसके लिए मुझे उस राजा के महल भी जाना होगा। अभय यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह शादी के लिए मान जाता है। फिर दोनों की शादी हो जाती है। अभय नैना को लेकर अपने गांव आ जाता है। अभय के माता पिता अभय को देख बहुत खुश हो जाते हैं। अभय उन्हें नैना से मिलाता है और सारी बातें बताता है। माँ, बाबूजी, आप दोनों चिंता मत कीजिए। आपको कुछ नहीं होगा। मैं उनके सभी सवालों के जवाब दे सकती हूँ, लेकिन बाबूजी, उसके लिए मुझे महल जाना होगा। आप एक काम कीजिए, आप राजा के पास जाइए और उन्हें कहिए कि मैं उनके सारे सवालों के जवाब दे सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। उन्हें मुझे अपने महल में 2 दिन तक घूमने की अनुमति देनी होगी। मैं जिस वक्त उस महल जाऊं, मुझे आने की इजाज़त देनी होगी, चाहे वह दिन हो या रात। मैं 2 दिन तक उनके महल पर नज़र रखूंगी और फिर 2 दिन बाद उनके सारे सवालों के जवाब दे दूंगी। ठीक है बेटा, मैं आज ही राजा के पास जाता हूँ और उन्हें सारी बात बताता हूँ। फिर मंत्री राजा के पास जाकर बोलता है, महाराज, आपके लिए खुशखबरी है। आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या तुमने मेरे सवालों के जवाब का पता लगा लिया? तो जल्दी बताओ, उन तीनों सवालों के जवाब क्या है? महाराज, मेरे पास आपके तीनों सवालों के जवाब नहीं है, लेकिन मेरी बहू के पास है। मेरी बहू को इन तीनों सवालों के जवाब पता है। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी बहू? तुम्हारी बेटे की तो शादी अब तक नहीं हुई है। फिर मंत्री राजा को सारी बात बताता है। मेरी बहू का कहना है वह 2 दिन बाद आपको आपके सवालों के जवाब दे देगी, लेकिन उसके लिए मेरी बहू ने एक शर्त रखी है।
उसकी शर्त यह है कि उसे बिना किसी रोक टोक के इस महल के अंदर प्रवेश दिया जाए, वह चाहे दिन हो या रात हो। 2 दिन वह आपके महल में आना चाहती है। ठीक है, हम तुम्हारी बहू की शर्त को स्वीकार करते हैं। तुम्हारी बहू 2 दिन जब चाहे इस महल में आ सकती है, किसी भी कमरे में जा सकती है, पूरा महल घूम सकती है। तुम उसे जाकर कह दो कि मुझे 2 दिन बाद मेरे सवालों के जवाब चाहिए। फिर मंत्री घर जाकर अपनी बहू को सारी बात बताता है। यह बात सुन नैना भी बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। उसके बाद नैना उस महल में जाती है और बहुत देर तक वहीं रुकती है और नजर रखती है। वह देखती है कि रानी के कमरे में से एक आदमी चोरी चुपके से बाहर आ रहा होता है। नैना को उस पर शक होता है। फिर दूसरे दिन वह यह बात अभय को बताती है। लेकिन नैना, उस आदमी का इन सवालों से क्या लेना देना है? लेना देना है, मुझे आज रात को भी वहां जाना होगा और इस बात की पुष्टि करनी होगी। फिर थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। नैना उस रात को भी उस महल के बाहर जाकर उस आदमी पर नजर रखती है। थोड़ी देर बाद वह आदमी वहां आता है और कमरे में चला जाता है। नैना भी उस कमरे के पास चली जाती है और उन दोनों की बातें सुनती है। उसके बाद नैना अपने घर लौट आती है और दूसरे दिन महल में नैना को बुलाया जाता है तो राजा नैना से कहता है, देखो बहू रानी, जैसा कि तुमने कहा था, मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारी शर्त मानी है। जैसा कि तुमने वादा किया था कि 2 दिन बाद तुम मेरे 3 सवालों के जवाब दे दोगी। अब वो वक्त आ चुका है। तुम्हारे 2 दिन पूरे हो चुके हैं। अब बताओ बहू रानी, मेरे उन 3 सवालों के जवाब क्या है? मुझे बहुत बेसब्री से इसका इंतजार है। तुमने मेरे 3 सवालों के जवाब दे दिए तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूं। तुम जो चाहोगी तुम्हें वह सब मिलेगा। ठीक है महाराज, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपके 3 सवालों के जवाब देने जा रही हूँ। आपका पहला सवाल था कि ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर तो जाती है लेकिन नीचे नहीं आती? इसका जवाब है उम्र। उम्र ही ऐसी चीज है जो हमेशा बढ़ती है, कभी घटती नहीं। राजा ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सच कहा। सच में बहू रानी, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। यह जवाब तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। बहू रानी, मेरे अगले सवाल का भी उत्तर दो। आपका अगला सवाल था कि दुनिया की ऐसी कौन सी कीमती चीज है जो खरीदी नहीं जा सकती? इसका उत्तर है वक्त। वक्त तक एक ऐसी चीज है जो सबसे कीमती है, लेकिन दुनिया का कोई भी अमीर से अमीर आदमी वक्त को खरीद नहीं सकता। वक्त किसी के भी हाथ में नहीं होता। ये सुनकर वहां के सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह बोल पड़ता है, शाबाश बहू रानी, तुमने यह भी बिल्कुल सच कहा। इस दुनिया में वक्त ही सबसे कीमती चीज है जो कभी खरीदी नहीं जा सकती। बहू रानी, बस मेरे आखिरी सवाल का जवाब दे दो। उसके बाद जो तुम कहोगी मैं तुम्हें सब दे दूंगा। और मुझे यकीन है मेरे तीसरे सवाल का भी जवाब तुम दे सकती हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग का जवाब नहीं। आपका तीसरा सवाल यह था कि मछली पानी में रहकर किस वक्त पानी पीती है। इस सवाल का जवाब तो आपके महल में ही है। ये तुम क्या कह रही हो बहू रानी? इस बात का उत्तर भला मेरे महल में कैसे हो सकता है? मैं कुछ समझा नहीं। आप आपके महल के सेवक मदन लाल को यहाँ बुलाए, तभी मैं आपके सवाल का जवाब दे पाऊंगी। फिर नैना के कहने पर राजा मदन लाल को वहां बुलाते हैं। फिर नैना बोलती है, आप इस मदन लाल से पूछिए कि इसका महारानी से क्या संबंध है। यह बात सुनकर राजा चौंक जाते हैं और कहते हैं, बहू रानी, ये तुम क्या कह रही हो? भला इस सेवक का हमारे रानी से क्या संबंध हो सकता है? महाराज, यह तो आप अपने सेवक से ही पूछिए, यही आपको सच बताएगा। मदन लाल, चुप क्यों खड़े हो? बोलो, यह बहू रानी क्या कह रही है? तुम्हारा महारानी से क्या संबंध है? महाराज, मुझे नहीं पता कि बहू रानी क्या कह रही है। भला मेरा महारानी के साथ क्या संबंध हो सकता है? मैं तो एक मामूली सा सेवक हूँ।
आप क्या कह रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर मैंने किया क्या है? सच सच बताओ मदन लाल, तुम झूठ नहीं बोल सकते। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें देखा है और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। एक तो तुम अपने मुंह से महाराज को सारी सच्चाई बता दो, वरना मैंने जो सुना है मैं वह सारी बातें महाराज को बता दूंगी। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। और अगर मैंने महाराज को सारी बातें बता दी तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। उससे अच्छा अपना जुर्म तुम खुद ही कबूल कर लो। ये सारी बातें सुन मदन लाल बहुत डर जाता है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वह डरते डरते महाराज से कहता है, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। यह सब मैंने महारानी के कहने पर किया था। मेरी तो हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उनके पास जा सकूं, लेकिन महारानी ने ही मुझे उकसाया था। मेरे इसमें कोई गलती नहीं है। महाराज को यह सुन भी बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से से बोलते हैं, आखिर ये हो क्या रहा है? हमारी कुछ समझ नहीं आ रहा। बहू रानी, तुम हमें सारी बात बताओ। दरअसल महाराज, आपके रहते हुए महारानी के संबंध इस मदन लाल के साथ है। मैंने 2 दिन आपके महल में आने की इजाज़त इसलिए मांगी थी कि मैं इस महल में रहकर इस बात का पता लगा सकूं कि आखिर इस महल में चल क्या रहा है, जो आपको भी नहीं पता। तभी मैंने देखा कि 2 दिन से यह सेवक आधी रात को महारानी के कमरे में जाता था। और तो और कल रात मैंने महारानी और इस मदन लाल की बातें भी सुनी। उन बातों से मुझे यह पता चला कि यह पिछले कई सालों से आपके पीठ पीछे यह गंदा काम कर रहे हैं। महारानी और यह सेवक आपको धोखा दे रहे हैं। ये सारी बातें सुनकर महाराज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगता है। वे सैनिकों से कहकर मदन लाल को बंदी बना लेते हैं और महारानी को भी बंदी बना लेते हैं। महाराज पूरी तरह से टूट जाते हैं और नैना से कहते हैं, बहू रानी, तुमने सच सामने लाकर बहुत बड़ा काम किया है। मैं तो इस बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे पीठ पीछे महारानी ये सब कर रही है। मुझे तो इस बात की कभी भनक ही नहीं पड़ी। महाराज, आपके तीसरे सवाल का यही उत्तर है। अगर महल में रहते हुए आपको अपनी पत्नी के बारे में यह तक नहीं पता कि वह कब क्या करती है, फिर कोई आदमी ये कैसे बता सकता है कि मछली पानी में रहकर जल कब पीती है। ये सारी बातें सुनकर महाराज भी बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और नैना की प्रशंसा करते हुए बोलते हैं, शाबाश बहू रानी, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। और तो और तुमने एक बहुत बड़े राज से पर्दा भी उठा दिया। अगर तुम ना होती तो पता नहीं मैं और कितने दिन बेवकूफ बना रहता। इस राज्य को तुम्हारे जैसी सोच और बुद्धिमान रानी की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आज के बाद अभय मेरी जगह ले ले और तुम एक महारानी की जगह ले लो, क्योंकि तुम दोनों इसके काबिल हो। मैं आज से ही मेरा राजपाट छोड़कर जा रहा हूं। अब मेरा यहां बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। मैं इस धोखे के साथ यहां और नहीं रह सकता। अगर यहां रहूंगा तो बार बार मुझे महारानी का दिया हुआ धोखा ही याद आएगा। इससे अच्छा मैं बहुत दूर चला जाता हूं। अब यह राजपाट मुझसे ना हो पाएगा। मैं नहीं संभाल पाऊंगा और मैं अभय को यहाँ का नया राजा घोषित करता हूँ। मुझे यकीन है तुम दोनों इस राज्य की देखभाल बहुत अच्छे से कर पाओगे।